ठीक है, हम लोग लास्ट से जाते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू साइकिल की लास्ट से फर्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करते हुए सबसे आखिर में हमारी आती है पेशेंट बिलिंग और कलेक्शन। पेशेंट बिलिंग क्या होती है कि पेशेंट को बिल्स जो भेजते हैं। पेशेंट को किन चीजों के लिए बिल भेजते हैं, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कोपे, को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सिचुएशन और भी हो सकती है कि पेशेंट को बिल भेजे, लेकिन मेजोरिटी यही सिचुएशन होती है, यही पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर ऐसा हो कि पेशेंट की इनएक्टिव इंश्योरेंस हो तो उसको एक्टिव इंश्योरेंस के लिए हम बिल कर सकते हैं। अगर उसकी जो जो सर्विसेज उसने ली हैं वो कवर नहीं थी उसके प्लान के अंदर, तो फिर उसे बिल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या कहते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बिल करते हैं। अब क्या पेशेंट बिलिंग, क्या पेशेंट बिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ विच द पेशेंट आर नोटिफाइड टू पे देयर पोर्शन। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट भेजी जाती है, एक पेपर स्टेटमेंट भेजी जाती है, डिफरेंट तरीकों से हम उसको नोटिफाई कराते हैं कि तुम्हारा जो पोर्शन है तुम लायबल हो ये चीजें पे करने के लिए। अब कहते हैं वाई पेशेंट आर बिल्ड, क्यों करते हैं पेशेंट को बिल? पेशेंट के पोर्शन के लिए। और उसमें क्या बता रहे, को इंश्योरेंस पे को पे हो गई है या डिटेक्टेबल होती है। ठीक है, ये एक पेशेंट की स्टेटमेंट है, इनवॉइस है, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी है। पेशेंट स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि पेशेंट का पोर्शन क्या है, पेशेंट स्टेटमेंट के अंदर तमाम डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। कितनी सर्विसेज थी, कितने टोटल बिल्ड अमाउंट था, कितना इंश्योरेंस ने पे किया और कितना पोर्शन जो है पेशेंट के लिए छोड़ा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स होती हैं ताकि क्लियरली पेशेंट को पता चले कि हुआ क्या उस क्लेम के साथ, जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था उसके साथ, उसकी पेमेंट कितनी है, ताकि उसे ये चीज बहुत क्लियरली पता चल जाए कि उसको हम गलत किसी चीज के लिए बिल नहीं कर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स आती हैं। बैलेंस रिमाइंडर कॉल भी पेशेंट स्टेटमेंट की तरह की एक चीज होती है, जहां से नोटिफाई कराया जा सकता है पेशेंट को कि आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं। उसमें क्या होता है, एक सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होती हैं, कंप्यूटराइज कॉल्स होती हैं, जो कि पेशेंट को कॉल जाती है बार बार उसकी ये बताने के लिए कि इतना आपने पे करना है। उसका भी एक बाकायदा एक प्रोसीजर है। ई स्टेटमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, ई अलर्ट होता है या ई स्टेटमेंट हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, जिसके थ्रू भी हम स्टेटमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट वो थी जो पेपर में प्रिंट निकाल के पोस्ट ऑफिस पे गई, दूसरी वो थी जो बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स थी, और तीसरी ई स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब हमने उसी चीज को अगर कहते हैं तो उसमें बताया है कि एक डॉर्मेंट बैलेंस होता है। डॉर्मेंट एक स्टेज होती है जहाँ पे 90 डेज का ड्यूरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि अब क्या करना चाहिए, पेशेंट को मजीद बिल करने के लिए क्या करना चाहिए या इसका माफ करना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, उसके पास गवर्नमेंट में प्रोवाइडर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो कलेक्शन एजेंसी को भेज दे पेशेंट को। अब कलेक्शन एजेंसी का को अगर डॉक्टर भेज देगा पेशेंट को, तो पेशेंट को फिर हम नहीं, बिलिंग कंपनी या डॉक्टर नहीं कुछ कहेगा, कलेक्शन एजेंसी उनसे पैसे निकलवाएगी। ठीक है, दूसरी सूरत यह है कि वो क्या करेगा, माफ कर देगा पैसे। ठीक है, डॉर्मेंट ये है कि वैसे तो 90 डेज के बाद डॉर्मेंट का जो ड्यूरेशन शुरू होता है 90 डेज वो लेता है, 90 डेज के बाद वो डॉर्मेंट में होगा, लेकिन डॉर्मेंट के पीरियड को वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा उससे सोचने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो ज्यादा ले ले। ठीक है, और कलेक्शन हमने बता दिया कि इज द एक्टिविटी टू रिकवर द पेमेंट ओवर ड्यू बैलेंस। ठीक है, अब हम उसी चीज को एक्सप्लेन अगर करें कि ये हमारा जो बेसिक जो टिपिकल पेशेंट बिलिंग साइकिल है वो 90 डेज का है। उसमें सबसे पहले डे 1 से अगर हम लेते हैं, जैसे आज हमने स्टेटमेंट भेजी, एक आइटमाइज स्टेटमेंट भेज दी हमने, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम 30 डेज के बाद भेजेंगे, 30 डेज का हम गैप देंगे, उसमें हम सेकेंड स्टेटमेंट भेजेंगे अगर स्टेटमेंट्स भेज रहे हैं। और अगर बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसको रिमाइंड कराने के लिए, तो 30 डेज के बाद पहली बैलेंस रिमाइंडर कॉल चली जाएगी। ठीक है, फिर जब 60 डेज हो जाएंगे, एक और महीना गुजर जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट जाएगी या सेकेंड बैलेंस रिमाइंडर कॉल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से 90 डेज हो जाए तो एक एडिशनल बैलेंस रिमाइंडर कॉल जाएगी या स्टेटमेंट जाएगी, और प्री कलेक्शन लेटर जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्री कलेक्शन लेटर का मतलब है कि हम पेशेंट को कह रहे हैं कि आपको कलेक्शन में मूव कर दिया जाएगा अगर आप पे नहीं कर रहे। ये आखिरी है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम चुप हो जाएंगे, डॉर्मेंट में चला जाएगा, डॉक्टर डॉर्मेंट के पीरियड में है, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अब क्या करें। डॉक्टर ने डिसाइड किया तो राइट ऑफ कर दिया हमने बैलेंस, डॉक्टर ने डिसाइड किया तो हमने क्या कर दिया, उसको कलेक्शन में मूव कर दिया। अब कलेक्शन एजेंसी क्या करेगी, रिकवर कराएगी। ये चीज क्लियर हुई?
ये बस इतना, ठीक है। ये टिपिकल पेशेंट बिलिंग साइकिल है। उसके पहले हमने पढ़ी थी अपील ड्राफ्टिंग। अपील क्या होती है कि अगर कोई भी क्लेम हमारा जो है डिनाई हो गया किसी रीजन से, तो हम रिकंसिडरेशन के लिए उसे भेज दें। रिकंसिडरेशन का मतलब है कि हम इंश्योरेंस से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा इसको कंसीडर करो और पे करो। हमारे पास क्लेम जिस रीजन से डिनाई हुआ था, हमने उस रीजन को सबसे पहले खत्म करना है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मेडिकल नोट्स चाहिए थे, कोई मॉडिफाइड चाहिए थे, जो वट चाहिए था वो हमने ऐड किया उसके अंदर, क्लेम को अपने करेक्ट किया, और करेक्ट के क्लेम का इंडिकेटर के साथ हमने उसको बिल करना है। अपील के लिए क्या है बेसिकली, अपील एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होती है। मोस्टली इंश्योरेंसेस के अपने अपील फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाल के कि किस रीजन से डिनाई हुआ था और क्या इसका करेक्टिव सीन है, डाल के भेज देते हैं। तो अपील की हम इंश्योरेंस के अपने फॉर्मेट होते हैं। एक एक जो ऑथेंटिक अपील होती है बेसिकली, हम उसका पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीज होती है। अपील क्या होती है, इज द एक्शन टू टेक केयर ऑफ द डिसएग्री विद द कवरेज और द पेमेंट डिसीजन। क्या कर रहे हैं अपील में, हम कर रहे हैं डिसएग्री, इंश्योरेंस का जो भी डिसीजन था हमारे क्लेम के ऊपर उससे हम डिसएग्री करते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज से डिसएग्री करते हैं तो हमने क्या करना है, ऑथेंटिक रीजन बताने होते हैं ना कि हम क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। अपील वैसे ही है जैसे हमारा कोई केस मुकदमा होता है और हम हार जाते हैं एक कोर्ट से, और दूसरे कोर्ट में हम अपील करते हैं, तो हम ऑथेंटिक रीजन के साथ लॉयर एक रीजन बताता है, बहस करता है, बहस करने के बाद वो केस जीतता है या हारता है। उसी तरह से हमारे पास भी ऑथेंटिक रीजन होता है, होने चाहिए। अब वो गाइडलाइंस क्या है, ऑथेंटिक रीजन क्या है, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द क्लेम, व्हाई क्लेम वाज डिनाइड। सबसे पहले हमने देखा कि क्लेम क्यों डिनाई हुआ है, ठीक है। जिस रीजन से डिनाई हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, ईओबी ईआरए में देखेंगे, एडिशनल रिमार्क कोड्स, तो हमें पता चलेगा। फिर उन पे करेक्टिव एक्शन क्या है, जो अकॉर्डिंग एक्शन होगा वो लिखेंगे। हम लिखेंगे स्टेटमेंट कि आपने क्लेम डिनाई किया था इस रीजन से, और ये आपको ये चीजें चाहिए थी, और हम ये चीजें साथ में अटैच कर रहे हैं। अब आप हमारे क्लेम को जो है रिकंसीडर करें पेमेंट के लिए। सारी रीजन, पहले ये रीजन के जिससे उसने डिनाई किया, फिर वो रीजन की जिस वजह से उसे डिनाई नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, सारे रीजन, सबमिशन प्रूफ्स दे दिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स दे दिए हम लोगों ने कोई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे तो वो दे दिए, सारी चीजें हमने अटैच की अपने उसमें अपील फॉर्म में। अपील फॉर्म में डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ सर्विस होती है, डायग्नोस्टिक कोड होते हैं, पूरे बिल की तरह का हिक्वा उसका अटैच होता है। हिक्वा क्या होता है, इसके बैक एंड पे एक फॉर्म निकलता है, हम जब इलेक्ट्रॉनिक सबमिट कराते हैं इसके बैक एंड पे, तो वो हिक्वा निकालते हैं, हम अटैच करते हैं इसके साथ, ठीक है। उसी चीज को बताया है कि डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट, हमने पहले कह दिया कि डिफरेंट तरह की फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स में हमने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है और डाल देनी है, ठीक है, ड्राफ्टिंग की। फिर उसके बाद ये नहीं है कि अपील करके भूल जाना है, हमने अपील करके फॉलोअप भी करना है। फॉलोअप का मतलब है कि दोबारा से देखना कि हमारी अपील का क्या स्टेटस है, हमने चेक करते रहना है क्लेम स्टेटस। हमने हर दफा क्लेम स्टेटस चेक करके एक लॉग मेंटेन करना है कि हमने डे 5 पे चेक किया था तो क्लेम अभी इन प्रोसेस आ रहा था, फिर हमने डे 15 को दोबारा से चेक करके दिया तो क्लेम का क्या स्टेटस है, फिर हमने डेज को जब तक वो पे होता हम उसको क्या करेंगे, हाफ एंड ऑन चेक करते रहेंगे हम क्लेम को। वही यही वाली बात कर रहे हैं, स्टे ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन द लॉग्स, ठीक है। अपील फॉर्म में क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पेयर एक्सेप्ट द ऑनलाइन अपील सबमिशन थ्रू देयर वेब पोर्टल। वेब पोर्टल होते हैं तो उनमें एक ऑनलाइन अपील होता है, उसमें इंफॉर्मेशन अपनी डाल के ऑनलाइन ही अपील सबमिट की जा सकती है। वन कैन चेक द ऑनलाइन रिस्पेक्टिव पेयर एक्सेप्ट ऑनलाइन अपील। One can also obtain the appeals form from the web portal. One can also call the helpline to find the appeal process. के क्या कह रहा है कि वो हम उनके पोर्टल से निकाल सकते हैं, वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी हमें अगर कंफ्यूजन हो तो हम इंश्योरेंस को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको अपील करने का क्या फॉर्मेट है, वो आपको गाइड कर सकती है इसके बारे में। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये दोनों आसान थे। अब हम पढ़ने लगे हैं डिनायल मैनेजमेंट, जो एक सांस में 10 से स्लाइड्स पढ़ाने लगी हूँ, और मेरा ख्याल है कि आज के लिए यही बहुत होगा, ठीक है। डिनाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम, इससे पीछे डिनाइल की स्ट्रेटेजी, फॉलो अप स्ट्रेटेजी पढ़ लेंगे आज के दिन में, और कल हम बाकी रिवाइज कर लेंगे। बाकी हमारे लिए एक ही दिन का पे, ठीक हो गया।
अब डिनाइल मैनेजमेंट में हमने कहा था कि डिनाइल कौन से होते हैं, कि तमाम वो क्लेम जो रिफ्यूज कर देती है इंश्योरेंस उसे पे करने से, ठीक है। रिफ्यूज क्यों कर रही है वो रीजन भी बताएगी, और हमने क्या करना है, उन क्लेम्स को करेक्टिव एक्शन लेके उसे पेएबल बनाना है, यानी पेमेंट करानी है हमने, क्योंकि हमने बेसिकली रेवेन्यू साइकिल को मैनेज करना है, तो हमने पे कराने होते हैं सारे क्लेम। पहला डिनाइल हमने पढ़ा था CO16, साथ साथ बताते जाओ कि क्या है, याद होंगे, फिर हम बताते जाएंगे करेक्टिव एक्शन क्या था। CO16 लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब हम कह रहे थे कि लैक ऑफ CO16 का डिनाई होगा तो हम क्या करेंगे, एडिशनल रिमार्क कोड देखेंगे अपने ERA या EOB में, वहां से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिसिंग है। वो इन्फॉर्मेशन की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है उस क्लेम में, वो क्या हो सकती है, ड्रग्स की के बारे में नेम या डोजेज मिसिंग है, कौन सी दवाई लगी है, किस मिकदार में लगी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर बेनिफिट के बारे में, जो आपका प्लान है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा कोई आपको मेडिकल नोट्स चाहिए, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोडिंग की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मॉडिफायर मिस था, या कोई पेशेंट से कुछ चाहिए इंश्योरेंस को, जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने के लिए W9 फॉर्म चाहिए होता है, तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसको, इंश्योरेंस को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमने क्या करना है, EOB या ERA को गौर से देखना है, एडिशनल रिमार्क कोड देखना है, और जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए उसको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और क्लेम को एज करेक्टेड क्लेम बिल करना है। इनिशियल क्लेम का जो ICN होगा वो डाल के रेफरेंस के तौर पे कि ये पहले क्लेम आपने बिल किया था, इस रेफरेंस में आपने प्रोसेस किया था इस क्लेम नंबर के अंदर, और अब हम वो इन्फॉर्मेशन भी लगा के भेज रहे हैं। अगर हम ICN नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हाँ डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने डुप्लीकेट भी साथ ही पढ़ लिया। अच्छा, फिर क्या करेंगे कि ये हमारी सारी, और अगर हमें नहीं कहीं से मिलता कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर हम इंश्योरेंस को कॉल करके पूछेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर कहीं से कुछ नहीं मिलता कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कभी कभी ऐसे ही ब्लैंक भी आ जाती है आपको ERA या EOB जहाँ पे डिटेल्स ना लिखी हो, तो फिर इंश्योरेंस में कॉल करके एग्जैक्टली पूछो कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है। फिर 18, वही हमने एक रीजन तो अभी बता दिया कि अगर हमने करेक्टेड क्लेम नहीं भेजा। दूसरा, हमने एक ही डेट ऑफ सर्विस के लिए क्लेम एक ही दफा आया था, लेकिन हमने 2 दफा क्लेम बना के, बिल एक ही दफा आया था 2 दफा बना के सबमिट करा दिया। ये भी हो सकता है 2 दफा सर्विस परफॉर्म हुई थी, एक ही प्रोवाइडर ने की थी, हमने मॉडिफाइड नहीं लगाया था, डिफरेंट प्रोवाइडर ने की थी, मॉडिफाइड नहीं लगाया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट क्लेम में हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्ट डुप्लीकेट की रीजन देखनी है। डुप्लीकेट की रीजन क्या होगी, डुप्लीकेट के डिनाई से पहले वाली रीजन, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, क्लेम का स्टेटस चेक करके कहेंगे डुप्लीकेट से पहले जब वो ये प्रोसेस हुआ था इनिशियल, तब इसमें क्या डिनाई आया था। अगर तो पे हुआ तो पेमेंट पोस्ट कर देंगे, अगर वो डिनाई हुआ तो एक्चुअल जो डिनाई वाला रीजन है उस पर काम करेंगे, और ICN भी उसी क्लेम का डालेंगे, डुप्लीकेट वाले का नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। CO4 मॉडिफाइड चाहिए था उसको, मॉडिफाइड किस सूरत में चाहिए, एक तो हमने मॉडिफाइड जो लगाया वो हमारे CPT के साथ मैच ही नहीं करता था। दूसरा, जिस सर्विस के साथ मॉडिफाइड नहीं जरूरी था हमने लगा दिया, फिर जिसके साथ जरूरी था हमने लगाया नहीं। ये 3 रीजन है, एक जरूरी था नहीं लगाया, दूसरा नहीं जरूरी था हमने लगा लिया, और तीसरा वो लगाया जो सही नहीं था, ठीक है। तो हमने उसको क्या करना है, हमने CI या कोडिफाइड से देखना है कि किस सर्विस के साथ कौन सा मॉडिफाइड चाहते हैं, चेक करेंगे और रिबिल करेंगे। CO22 था कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, यानी कि 2 इंश्योरेंसेस थी और प्राइमरी सेकेंडरी हमें पता नहीं था, हमने एलिजिबिलिटी करते चेक नहीं की, एक हमारा कसूर। दूसरा, हो सकता है हमने चेक किया लेकिन पेशेंट ने अपडेट ही नहीं कराई हो अपनी COB। हमने दोनों इंश्योरेंस को देखा, दोनों में हमें प्राइमरी मिल रहा है, हमने एक को बेचा वो नहीं थी, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इस सूरत में हम क्या करते हैं, पेशेंट हैड इंश्योरेंस विद कवर विद प्राइमरी पेयर कोई और है, या फिर हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल कर लें लेकिन प्राइमरी की OB के बगैर, तब भी ये आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, एलिजिबिलिटी के पोर्शन में जाना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, और जो एग्जैक्टली प्राइमरी पेयर होगा उसको बिल करेंगे। मेडिकेयर की सूरत में क्या होता है, मैनेज केयर प्लान्स होते हैं। मैनेज केयर वो सारे प्लान्स होते हैं जो मेडिकेयर के बिहाफ में कमर्शियल इंश्योरेंस पे कर रही होती है। अगर मेडिकेयर ऐसा कुछ कह रही है, वैसे तो 109 का डिनाई देती है मेडिकेयर, CO22 का कमर्शियल इंश्योरेंस देती है। मेडिकेयर अगर ऐसा कह रही है तो उसका मैनेज केयर प्लान होगा, तो हमेशा हमने एलिजिबिलिटी चेक करके मैनेज केयर प्लान को बिल्ड करना होता है, ठीक है। सेकेंडरी दे रही है तो प्राइमरी की भी भेजेंगे। अब आता है 119, बेनिफिट मैक्सिमम फॉर द टाइम पीरियड हैज बीन रीच्ड। इसका मतलब है कि जो बेनिफिट जो सर्विसेज अभी हमारे पेशेंट ने ली थी वो पहले भी ले चुका हुआ था,
उसको इंश्योरेंस ने जब प्लेन लिया था तो उसने हर चीज के लिए एक, हर सर्विस के लिए उसने एक रखा होता है, लिमिट रखी हुई होती है, ठीक है। और पेमेंट की, पैसों की भी लिमिट रखी होती है कि इतना होएगा पे। अगर वो सर्विसेज वो ऑलरेडी ले चुका है, दोबारा ले, 2 दफा वो सर्विस ले सकता था साल में, उसने 2 दफा पहले ले ली और तीसरी दफा हमने बिल कर दिया तो वो सर्विस नहीं पे होगी। इस सूरत में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वाकई में प्रीवियसली उसने वो सर्विस ली हुई है। अगर वाकई ली हुई है तो फिर पेशेंट को भी बिल करेंगे। ठीक हो गया। B7 का मतलब है कि प्रोवाइडर एलिजिबल नहीं था उस सर्विस के लिए, लेकिन हमें वो सर्विस उसने प्रोवाइड कर ली। अब वो एलिजिबल नहीं है, किस सूरत में नहीं है, या तो उसने क्या एनरोलमेंट कराई नहीं है, अभी तक शुरू ही नहीं हुई थी, उससे पहले उसने लोग पेशेंट चेक करना शुरू कर दिए, या उसकी एनरोलमेंट खत्म हो गई थी उसके बाद उसने पेशेंट को चेक किया, या उसका क्लियर सर्टिफिकेशन लैब्स के लिए जो था वो एक्सपायर हो चुका हुआ था, एक्सपायर होने के बाद कर रहा था, रिन्यू करने के लिए दिया था लेकिन रिन्यू हुआ नहीं था, या फिर उसने ऐसी सर्विस दी है जो उसकी स्पेशलिटी से बिल्कुल इरेलीवेंट थी। ठीक है। इन सूरतों में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने डेट ऑफ सर्विस देखना है कि जो हमें मिली है वाकई में हमने सही बिल की है। सबसे पहले तो अपने आप को देखना है कि हमने तो नहीं खराबी की हुई, उसके बाद डॉक्टर पे जाएंगे। सुपर बिल देखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी है, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन के क्लेम सारा सही बिल हुआ है, ठीक है, सारा सही बिल हुआ है, तो हम उसकी इनरोलमेंट देखेंगे कि वाकई वो इनरोल था कि नहीं था, देखेंगे सही इनरोल था, सारी चीजें थी, क्लियर सर्टिफिकेशन का देखेंगे कब से एक्टिव है वो पोर्टल्स। हमने पहले जब हमने देखा था प्रोवाइडर कहाँ से इनरोल होते हैं तो वो पोर्टल्स पता था ना, वो हमारी थी, चेन ऑफ ऑनरशिप थी, और पता नहीं काउंसिल थी, पता नहीं कौन सी काउंसिल थी जो प्राइवेट के लिए थी, वो पता नहीं कौन सी काउंसिल थी, मैं भूल गई हूँ, मैं याद ही नहीं है इन लोगों को भी, तुम लोगों को आएगा ना कुछ दिन पता चलेगा। अफोर्डेबल, पता नहीं कौन सा, पता नहीं काउंसिल ऑफ अफोर्डेबल कुछ था, जो जहां से प्राइवेट इंश्योरेंसेस का वो हो रहा था, इस तरह की, उस वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्रोवाइडर की स्पेशलिटी रेलिवेंट थी कि नहीं, नहीं रेलिवेंट थी तो फिर प्रोवाइडर क्या करेगा, राइट ऑफ करा देगा क्लेम। ठीक हो गया, क्योंकि जब उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं थी, ये आ रहा है एंडोमेंट चेंज ऑफ ऑनरशिप आ रही है यहाँ पे, लेकिन दूसरी जो थी काउंसिल ऑफ अफोर्डेबल एक्ट, पता नहीं था वो वाली है। फिर CO24 था कैपिटेशन, ठीक है। कैपिटेशन का मतलब होता है वो फ्लैट अमाउंट या वो लमसम अमाउंट जो कि महीने के शुरू में ही इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को दे देती है लिस्ट ऑफ पेशेंट्स के अगेंस्ट, कि ये पेशेंट इस महीने में जितनी दफा आए इन्हीं पैसों में उनको पूरा करो। ठीक हो गया। अब ये होगा कि अगर इस तरह की कोई डिनाई मेडिकेयर की तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो इसका हमेशा यही रीजन होगा कि मेडिकेयर का कोई मैनेज केयर प्लान है, जिसको बिल होना चाहिए था हमने मेडिकेयर को बिल कर दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करके जो एग्जैक्ट मैनेज केयर प्लान है उसको बिल कर देंगे, वो पे कर लेना, सिंपल। कमर्शियल इंश्योरेंस अगर डिनाई कर रही है कैपिटेशन से, तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा प्रोवाइडर कैपिटेशन लेता है, उसका एग्रीमेंट है इंश्योरेंस के साथ, किस किस इंश्योरेंस के साथ है, जिसके साथ कैपिटेशन का एग्रीमेंट है, अगर उसी इंश्योरेंस ने कैपिटेशन से किया है तो हम CO24 से एंटर करके क्लेम को एडजस्ट करते हैं। और अगर कैपिटेशन नहीं लेता तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्रोसेसिंग के लिए कॉल करेंगे। 27 होता है एक्सपेंसेस इनकर ऑफर कवरेज टर्मिनेशन, और 26 का अगर होता तो वो बिफोर कवरेज स्टार्ट। ठीक है, कवरेज स्टार्ट होने से पहले अगर सर्विसेज दे दिए तो 26 का डिनाई करेगा, कवरेज टर्मिनेट होने के बाद हो गया तो 27 का डिनाई करेगा। इसमें हमने सबसे पहले अपनी डेट ऑफ सर्विस देखनी है कि हमने सही बिल की थी कि खुद ही हमने कोई इधर उधर ना कर लियो। उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी चेक करके देखना कि वाकई में कवरेज टर्मिनेट हुई है। अगर तो कवरेज टर्मिनेट नहीं हो तो रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर कवरेज टर्मिनेट हो चुकी हुई है तो पेशेंट को बिल करके उससे एक्टिव इंश्योरेंस पूछे। 100 100 का मतलब है कि पेशेंट को डायरेक्टली पेमेंट दे दी है इंश्योरेंस कंपनी ने, डॉक्टर को नहीं दी। ठीक है, हमने जब पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर पढ़े थे तो हमने नॉन पार्टिसिपेटिंग में पढ़ा था कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर हूं तो इंश्योरेंस पेशेंट को पे करती है, ये वो वाला केस है। ठीक हो गया। इस सूरत में क्या करेंगे हम, इस सूरत में हम पेमेंट पोस्ट नहीं करेंगे अगर हमारे पास ERA आ रहा है कोई नोटिफाई कराने के लिए, बल्कि हम क्या करेंगे, पेशेंट को बिल कर देंगे, पेशेंट पे करेगा तो फिर हम पेमेंट पोस्ट करेंगे। B15 है adjusted because procedure services is paid not paid separately not paid का मतलब होता है कि वो सर्विस दूसरी सर्विस के साथ बंडल हो रही है, ये इंक्लूसिव है। बंडल और इंक्लूसिव की हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि एक सर्विस दूसरे के अंदर कवर हो रही है। ठीक है,
जैसे एक बंदे ने सर्जरी कराई थी, उसके दूसरे दिन उसकी पट्टी चेंज हुई, तो वो सर्जरी का पार्ट थी, उसके लिए अलग से पैसे नहीं देगा, ठीक है, वो ग्लोबल पीरियड होता है। सिर्फ ये एक सिनेरियो नहीं होता, उसके अलावा भी सिनेरियोस होते हैं। लेकिन इस तरह की अगर चीज आए तो उसकी रीजन ये होती है कि हमने जो डीएक्स लगाए हैं वो इनसफिशिएंट थे, हमने पूरे डिटेल से डीएक्स नहीं लगाए, और हमारा सीपीटी और डीएक्स जो है कंपैटिबल नहीं बन रहे। दूसरा ये हो सकता है कि इंश्योरेंस के पास पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री हो वो और अभी की कंडीशन फर्क हो, ठीक है। आपके पेशेंट को जैसे दिल का मर्ज नहीं था कोई, और आप दिल का मर्ज बता रहे हैं, प्रीवियसली भी पेशेंट आता रहे ना, इंश्योरेंस के पास क्लेम थे। तो इस तरह की कोई रीजन अगर है और वाकई में जेन्युइनली है उसकी रीजन, तो हम क्या करेंगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल नोट्स, रिकॉर्ड्स, लैब्स, टेस्ट लगा के भेजेंगे और बताएंगे कि भाई वाकई में अभी ये ऐसा वाला बीमार हो गया, या फिर अप्रोप्रिएट मॉडिफायर लगा के इस केस में भेजेंगे, तो हमारा ये क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, पे हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि मॉडिफाइड क्या सर्विसेज को एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर एनसीसीआई एडिट हो गया, कोडिफायर, इनकोड प्रो, ये यूज करेंगे। 29 लेट फाइल, यानी इनिशियली आपका लेट फाइल हो गया, या दूसरी दफा सबमिशन करने के बाद भी हमने जो टाइम ड्यूरेशन सेकंड सबमिशन का था वो एक्सीड कर गया। अब क्या होगा, हमने बताया है कि मेडिकेयर के लिए 365 का ड्यूरेशन है, इनिशियल क्लेम सबमिट करेंगे, पूरे साल में करा सकते हो इतना लंबा टाइम। लेकिन कमर्शियल इंश्योरेंस क्या करती हैं, 90 डेज ज्यादा अलाउ करती है, 180 डेज करती है पीसीबी, कोई कोई प्लेन, कोई कोई नहीं भी करता, कोई कोई वो भी 90 करता है। अब क्या होता है कि इनिशियल सबमिशन में अगर आपने सबमिशन करवाते हुए इतना टाइम ड्यूरेशन से बाद सबमिशन कराइए तो क्लेम जो है लेट फाइल, और सेकेंड टाइम सबमिशन कराते वक्त 120 डेज से ज्यादा एक्सीड करके तो वो लेट फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी ड्यूरेशन में सबमिट कराना है। अब वो कह रहा है कि लेट फाइल की रीजन हो सकते हैं, पहला रीजन ये हो सकता है कि इंश्योरेंस का कोई इशू आ रहा हो जिसकी वजह से हम सबमिट ना कर पाए। वो क्या इशू आ सकते हैं इंश्योरेंस के पास, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं चेक हो रही, अथोराइजेशन का डिले है, सर्टिफाइड प्रोवाइडर जो है उसका कोई डिले है, बिलिंग फॉर्म नहीं दिए इंश्योरेंस ने, या ऐसी तमाम रीजन जिनकी वजह से इंश्योरेंस वाज द रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से क्लेम डिले हुआ सबमिट कराते हुए हमें। तो उस ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे, लेट फाइल का इंडिकेटर, एफ का इंडिकेटर लगा के सबमिट कराएंगे, और इंश्योरेंस ने क्या करना है, हमारे क्लेम को प्रोसेस करना है, क्योंकि इंश्योरेंस वाज द रीजन जिसकी वजह से क्लेम लेट हो गया। दूसरा ये हुआ कि डॉक्टर ने हमें लेट सबमिट दिया, बिलिंग कंपनी को दिया ही उसने लेट, अब दिया उसने लेट तो अब तो क्लेम नहीं पे हो रहा, अब तो माफ करेगा वो पैसे क्योंकि डॉक्टर की गलती है। तीसरे रहे हम, डॉक्टर ने हमें भेज दिया था, हमने स्किप कर दिया उसको बिल करते, कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, हम, यानी बिलिंग कंपनी। इस सूरत में बिलिंग कंपनी क्या करेगी, इस सूरत में अगर डॉक्टर चाहे तो उन्हें सू कर सकता है अपना, अगर नंबर ऑफ बिल ज्यादा है, जाहिर है उसके पैसों का नुकसान हुआ है ना हमारी नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये की गलती वही वो करते हैं, ये बात। CO50 है नॉन नॉन कवर्ड सर्विसेज बिकॉज ऑफ डीम टू मेडिकल नेसेसिटी। मेडिकल नेसेसिटी के डीम का मतलब होता है कि ये सर्विस इस बीमारी के ऊपर ये वाली सर्विस करनी ही नहीं थी, इसने गलत सर्विस की है, जरूरत नहीं थी। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी डीएक्स और सीपीटी की कंपेटेबिलिटी का मसला होता है ज्यादातर, या डीएक्स हमने सफिशिएंट नहीं लगाए होते, क्या उसको मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, या इस तरह की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या मॉडिफाइड चाहिए होता है, तो वो हम क्या करेंगे, एनसीसीआई एडिट को कंसल्ट करके हम एग्जैक्ट जो सिनेरियो होगा उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि मेडिकल नेसेसिटी है कि नहीं, ठीक है। 96 का मतलब है कि नॉन कवर्ड सर्विसेज है। नॉन कवर्ड सर्विसेज कैसे होती हैं, प्लेन के प्लेन में भी इंश्योरेंस प्लेन नॉन कवर कर रही है, डॉक्टर नॉन कवर कर रहा है, या पेशेंट नॉन कवर कर रहे हैं। अगर पेशेंट के प्लेन में नॉन कवर थी, उसने सर्विस ले ली, तो पेशेंट को बिल होगा इसके। इंश्योरेंस के प्लेन में भी नॉन कवर हो सकती हैं इस तरह की चीजें, जो पहले वो शायद ऑफर कर रहा हो सर्विसेज, बाद में ना की हूँ, जिस तरह से डेंटल प्लान हो गया तो मेडिकल नहीं करेगा, मेडिकल है तो डेंटल नहीं करेगा, वीएन नहीं करेगा, डीएमई है, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट है, उनकी सप्लाईज नहीं कर रही इंश्योरेंस, जैसे व्हील चेयर वगैरह हो गई, आपके शूज वगैरह हो गए, ये वाली चीजें, ठीक है। तो वो नॉन कवर थी, वो नॉन कवर थी इंश्योरेंस के प्लान के अंदर, तो उसको बिल नहीं करना चाहिए था आपको। पेशेंट प्रोवाइडर की स्पेशलिटी के साथ रिलेवेंट ही नहीं थी, उसने खुद ही सर्विसेज दे दी, तो फिर प्रोवाइडर उसको राइट ऑफ कराएगा, ठीक है, उसके यानी प्रोवाइडर के प्लान के अंदर नॉन कवर। फिर 31 आना, 31 का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा पेशेंट,
हमने डेमोग्राफिक एरर का कोई मसला, डेमोग्राफिक लेवल पे कोई एरर किया हुआ है, नाम के स्पेलिंग गलत लिख ली है, फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट कर लिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखती है, उसका इंश्योरेंस आईडी गलत लिख लिया है, आईडी गलत लिखेंगे तो एक एक, जैसे हमारे रोल नंबर में एक लफ्ज का फर्क आने से कोई और बंदे का रोल नंबर आ जाता है ना, कोई और बंदे का रिजल्ट आ जाता है, उसी तरह से इंश्योरेंस की आईडी भी एक आगे करने से कोई और बंदे की आईडी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि जिस प्लान को एग्जैक्टली हमने सबमिट कराना हो, हमने उसको ना सबमिट कराया हो। आपका कैंपस जो था वो इस्लामाबाद कैंपस था, आप लाहौर कैंपस में चले जाओ किसी यूनिवर्सिटी के, वो आपको कार्ड दे के अंदर आने देगा? नहीं ना। तो इसी तरह से आपका प्लान कोई और था, किसी और प्लान को सबमिट कराते रहो क्लेम, प्लान तो नहीं करेगा। हमने कार्ड में से देखना होता है पेयर आईडी एग्जैक्टली क्या क्या है, उसमें सबमिट कराना होता है क्लेम। हम क्या करेंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देख के एलिजिबिलिटी के थ्रू, नाम के स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें, प्लान की इन्फॉर्मेशन, तो हम करेक्ट को बिल कर देंगे। 252 का मतलब है कोई एडिशनल अटैचमेंट चाहिए, तो उसमें ज्यादातर दो सूरतें हो सकती हैं, एक उसको मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, या अगर वो सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो प्राइमरी की ईओबी मांगती है, वो प्राइमरी की ईओबी ही मांगती रहती है बेचारी, सेकेंडरी इंश्योरेंस का यही काम होता है, वो तब तक प्रोसेस नहीं करेगी क्लेम जब तक उसको ये ये यकीन होता है कि मैं सेकेंडरी हूँ, वरना वो सोचती है कि मुझे ये प्राइमरी समझ के मेरे से ज्यादा पैसे लेने चाहते हैं। ठीक हो गया। वन शुड बी पेशेंट का अकाउंट देके सबमिटेड इन्फॉर्मेशन को देके फर्दर क्लैरिफाई द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इंश्योरेंस कॉल को कर सकते हैं, इंश्योरेंस कॉल और जो भी अटैचमेंट्स चाहिए वो दे दें। 109 जैसे ऑलरेडी हम CO22 में पढ़ चुके हैं कि दो इंश्योरेंसेज हैं और एक एज प्राइमरी हमने दूसरी को सबमिट करा दिया, तो वो 109 का कहते हैं क्लेम इज कवर्ड बाय अनदर पेयर या कॉन्ट्रैक्टर, यू मस्ट सेंड टू द क्लेम टू द करेक्ट पेयर। वही कह रहा है ना, करेक्ट पेयर को भेजो, मैं नहीं हूँ करेक्ट पेयर। मेडिकेयर का डिनाई है, मेडिकेयर का डिनाई हमने पढ़ लिया है कि वो क्या ऑलरेडी इनरोल है किसी मेडी एडवांटेज प्लान में। ठीक है, एडवांटेज प्लान क्या होता है, मैनेज प्लान। ठीक है, कमर्शियल इंश्योरेंस पे करिए, एलिजिबिलिटी चेक करो, जो इंश्योरेंस है उसकी आधी मैनेज प्लान में उसको बिल कर दो, और सेकेंडरी अगर है तो वो ईओबी ही मांगेगी यहाँ पे भी। 204 है कि इक्विपमेंट और ड्रग्स जो है नॉन कवर है पेशेंट के प्लान में, पेशेंट के प्लान में कवर है तो एलिजिबिलिटी चेक करो, सीधा सीधा देखो वाकई में नॉन कवर है तो पेशेंट को बिल करो, पेशेंट भुगतेगा। ठीक है, उसी तरह की सर्विसेज अगर ऑलरेडी देखें ली हुई है, अगर ऑलरेडी सर्विसेज पेशेंट की वैसे पे हो रही है ना, तो फिर हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे रिप्रोसेसिंग, लेकिन अगर नहीं पे हो रही और नहीं है उसके प्लान के अंदर कवर, तो फिर वो पे करेगा खुद ही। और B16 है न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन वर नॉट मेट, उसका मतलब है कि हमने न्यू पेशेंट का कोड लगाया था लेकिन वो एस्टेब्लिश पेशेंट था, तो हमें उसे एस्टेब्लिश पेशेंट का कोड लगा के ही सबमिट कराना है क्लेम। ठीक हो गया। और इसी का अपोजिट होगा कि अगर हमने हाँ जी, तो फिर भी हमने करेक्ट कोड लगा के सबमिट करा। बज़ाहिर तो लगता नहीं है इतना मसला है, लेकिन मसला हो जाए, डिनाई हो जाए। ठीक है, ये भी कुछ इतने मुश्किल नहीं थे, डिनाइल तो हमें आते ही हैं, क्विज में देखेंगे कितने का आते हैं। अभी मैं रखूंगी डिनाइल को क्विज के अंदर। फॉलो अप स्ट्रेटेजी में हमने क्या पढ़ा था? फॉलो अप स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा था कि जितने भी अनपेड क्लेम होते हैं उनके ऊपर हमने क्या करना होता है। जब हम उन्हें चेक करते हैं, क्लेम स्टेटस चेक करते हैं, क्लेम स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन जगहों से चेक कर सकते हैं? हाँ, और इंश्योरेंस को कॉल करके, फैक्स करके, और ये बताएगी जो सोई हुई है। और कैसे चेक कर सकते हैं हम क्लेम स्टेटस, कैसे चेक कर सकते हैं हम? हम्म, हाँ, वेब पोर्टल के जरिए, जो इंश्योरेंस का पोर्टल है एग्जैक्टली उससे, इंश्योरेंस के पोर्टल से IVR के थ्रू कर सकते हैं। हर इंश्योरेंस का अलग 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 पोर्टल भी होता है, और मतलब एक पोर्टल में मल्टीपल इंश्योरेंसेस की क्लेम स्टेटस भी चेक हो सकते हैं, जैसे एबिलिटी नेविगेट जैसे पोर्टल होते हैं उसमें मल्टीपल ज्यादातर इंश्योरेंस कवर कर देते हैं।
ठीक है, अलग अलग उनके पोर्टल भी होते हैं। जब एक में अगर ज्यादा चीजें आ सकती हो तो अलग अलग पोर्टल को हम किस लिए खोल के तरद्दुद करेंगे इतना। ठीक है, फॉलोअप स्ट्रेटेजीज में यही था। ये देखिए, हमने देखा था कि फॉलोअप तमाम अनपेड क्लेम में जो टैक्स होती हैं जिनकी वजह से डिले कर देते हैं पेमेंट, तो हमने पेमेंट के स्टेटस चेक करने वेब पोर्टल के थ्रू, आईवेयर के थ्रू। आईवेयर क्या था, कंप्यूटराइज्ड जो आंसर आता है, फैक्स के थ्रू और लाइव कॉल के थ्रू, उन्हीं को हमने डिटेल से किया। क्लेम हमारे पास पेड निकल आया तो पोस्ट कर दिया। पेशेंट के पोर्शन के साथ था तो हमने क्या किया, सेकेंडरी को बिल कर दिया, अगर सेकेंडरी नहीं थी तो पेशेंट को बिल कर दिया। नोट ऑन फाइल आ रहा था तो हम रीजन देखेंगे, रिजेक्ट हुआ हुआ कहीं पड़ा हुआ, अगर रिजेक्शन की रीजन देख के सही करके बिल कर देंगे। ठीक है, और डिनाई अगर हो रहा है तो हम देखेंगे कि किस रीजन से हुआ और डिनाई के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये हमारी फॉलोअप की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, नोट ऑन फाइल को हम देख लेते हैं। नोट ऑन फाइल में वो कह रहा है कि ईएमसी नंबर हो गया या पेयर आईडी हो गया, उनको हम देखना है कि एग्जैक्ट हमने उसी एड्रेस पे भेजा जिस एड्रेस पे उसे जाना चाहिए। या पेपर क्लेम है तो हम पोस्टल एड्रेस देखेंगे कि एग्जैक्टली उसी एड्रेस पे गया है जिस पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसी एड्रेस पे जा गया है तो, अगर उस पे नहीं गया तो सही वाला जो एड्रेस होगा वो एड्रेस नोट डाउन करके उस पर भेज देंगे। और डिनाई होगा तो डेफिनेटली उस पर हमने करेक्टिव एक्शन लेना ही लेना है। तो ये हमारी फॉलोअप की स्ट्रेटेजी थी। कल हम बाकी देख लेंगे, बाकी हमारे थोड़े थोड़े ही हैं सारे। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन?